27, 33rd से पहले कोई डाउट नहीं है, किया ही नहीं होगा, है ना। 33rd क्वेश्चन ये था, बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रेडिली देन एडिशन रिएक्शन। करेक्ट है ये, क्योंकि बेंजीन में एडिशन करने के बाद एरोमेटिसिटी लूज हो रही है। फिर था इन बेंजाइन मैकेनिज्म रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोनाइल। एक्चुअली बेंजाइन बनता है, जैसे आज जो मैंने साइन सब्स्टिट्यूशन बताना था उसमें भी यही था, जैसे हैलाइड है, सुनिए ध्यान से, और इसके अंदर अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें लाइक KNH2, याद रखिएगा NH2 नेगेटिव कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता, ये बेस की तरह ही एक्ट करता है। तो KNH2 डाले तो इसने क्या किया, NH2 नेगेटिव ने H पॉजिटिव निकाला, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये Cl बाहर, और इस तरह से ये एक एरोमेटिक इंटरमीडिएट बना जिसको बेंजाइन कहते हैं। इस बेंजाइन में बेंजीन की एरोमेटिसिटी एज इट इज है। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड में जो ये पाई बॉन्ड है ना, दिस पाई बॉन्ड ये बना है sp2 ओवरलैपिंग से। नॉर्मली पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाते, पर बेंजाइन में ही ऐसा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस ट्रिपल बॉन्ड इज हाईली अनस्टेबल। अब पहला स्टेप हो गया एलिमिनेशन। अगर हम इसमें न्यूक्लियोफाइल डालें अमोनिया, तो इस ट्रिपल बॉन्ड पर अमोनिया अटैक करेगा। जैसे यहां पर अटैक किया तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहां चले गए, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एक ही जगह पर है तो रेजोनेंस इफेक्ट तो है नहीं। अगले स्टेप में जब ये NH2 ने यहाँ अटैक किया तो यहाँ फ्री क्या बच गया, H पॉजिटिव। अगले स्टेप में ये H पॉजिटिव यहाँ जाएगा और इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, जिसमें हाइड्रोजन इसकी हैलोजन की जगह क्या आ गया, NH2। तुम्हें याद होगा हमने बताया था कि Cl के अंदर अराइल SN2 अराइल SN1 दोनों ही बहुत स्लो होती है, तो उसमें ये वाली रिएक्शन होती है अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लें। एलिमिनेशन कम एडिशन रिएक्शन, यही हुआ ना, एलिमिनेशन कम एडिशन, जिसको हम कहते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। जो एक मैकेनिज्म बताई थी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, ये बेंजाइन मैकेनिज्म वाली, लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में था बेंजाइन मैकेनिज्म में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन है, ये करेक्ट है, क्योंकि फिनाइल बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज तो फिर भी आ सकता है, पर फिनाइल पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है। साइन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन कम एडिशन रिएक्शन। अब देखने में तो तुम्हें क्या लगेगा, अगर तुम इसको एज यूजुअल इसकी रिएक्शन कंडीशन देखते कि CaCl है और ये NH2 और अमोनिया डाली और प्रोडक्ट में Cl की जगह NH2 आ गया, तो क्या है, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो है। Cl निकला, उसकी जगह NH2 नेगेटिव आ गया, बट इट इज नॉट डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट इज एलिमिनेशन कम एडिशन रिएक्शन। इसका प्रूफ मिलता है जब हम सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन लेते हैं। अब जैसे कि हम ले रहे हैं 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, KNH2 डाला, बेंजाइन बना, इस बेंजाइन पे अमोनिया का एडिशन हुआ। अब हमारे सामने दो ऑप्शन है कि इधर अटैक हो अमोनिया का या यहाँ पर अटैक हो। अगर हम दोनों तरफ अटैक करवाते हैं
सॉरी मैं मिथाइल की जगह मिथॉक्सी लिख रही हूँ। ठीक है, दोनों तरफ अटैक करवाते हैं, दोनों कार्बन आयन बने, इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये माइनस आई है, इधर भी माइनस आई है, नेगेटिव चार्ज के साथ, क्योंकि तुम्हें पता है रेजोनेंस इफेक्ट तो आएगा ही, क्योंकि डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज एक ही पोजीशन पर है। किस तरह माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, फर्स्ट में सेकंड में? इसके अंदर है ना, तो यही मेजर बनेगा। अगर ये मेजर बनेगा तो अगले स्टेप में एच भी यही आएगा। तो यहां से पता चल रहा है ना, लिया तुमने ऑर्थो है और प्रोडक्ट हमें मेटा मिला, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है कि सीएल की, ये हमें माइनर मिलेगा। यही आया था नीट में जो क्वेश्चन था ना, कि इसमें मेजर प्रोडक्ट है और उसमें सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था, कौन सा है, साइन सब्स्टिट्यूशन या क्या है। तो इस मेटा प्रोडक्ट का बनना इंडिकेट करता है, कंफर्म करता है इसकी बेंजाइन मैकेनिज्म। इस पे ये अपना मीजोमेरिक इफेक्ट शो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, दो दो नेगेटिव चार्ज तो रिंग पे कभी नहीं आ सकता ना, इसलिए इसका मीजोमेरिक इफेक्ट है ही नहीं। याद रखिएगा, बेंजाइन पे जो इंटरमीडिएट बनेगा उसपे हमेशा माइनस आई इफेक्ट ही एग्जर्ट करेगा। सो आई थिंक ये 33rd क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन बेंजाइन मैकेनिज्म रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन। तो तुम्हें चेक करना था कि ये जो भी ग्रुप है उसका कौन सा इफेक्ट है। प्लस आई होता तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, माइनस आई है तो उसके अकॉर्डिंग। मैं अभी हेलाइट के इसलिए पार्ट टेस्ट ले रही हूँ ताकि ऑर्गेनिक में तुम्हें क्वेश्चंस को अप्लाई करना आ जाए, इसीलिए प्लीज ये छोटे छोटे से जो पार्ट्स हैं उनके रिवीजन तो साथ साथ करते जाए। ये मेटा प्रोडक्ट है ना, दोनों ग्रुप मेटा पोजीशन पर है ना एक दूसरे से, बनते। तो कितनी तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई? SN1, SN2, SNI, देन अराइल SN2 और ये साइन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाँ जी। 33rd क्वेश्चन में अगला ऑप्शन था टर्शियरी अल्कोहल ऑलवेज गिव SN1, करेक्ट है ये। और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज वेरी पुअर फॉर SN रिएक्शन बिकॉज अल्कोहल इज स्ट्रांगली एसिडिक इन कैरेक्टर। ये तो गलत है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज वेरी पुअर इन SN1 बिकॉज OH इज नॉट ए गुड लीविंग ग्रुप। OH का प्रोटोनेशन करने के बाद वो गुड लीविंग ग्रुप बनता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी, इसीलिए आंसर हुआ D, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। सो 33rd क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले 34th। हाँ 34 समझ में आ गया था। अरेंज लीविंग पावर, एक बार अभी बता देती हूँ मैं। कुछ ग्रुप अनायन है, इनकी लीविंग पावर चेक करनी है। तुम्हें क्या बताया था मैंने, कौन सा होता है अच्छा लीविंग ग्रुप? जिसका एसिड स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग एसिड के अनायन गुड लीविंग एजेंट है। तो यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें से कौन सा है? ये वाला बेंजीन है, सल्फोनिक ग्रुप है, तो इसकी लीविंग पावर सबसे ज्यादा होगी। इसकी कम क्यों हुई? यहाँ बेंजीन के ऊपर डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ, डोनेटिंग ग्रुप से पेरेंट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, तो लीविंग पावर भी कम होगी। अब बचे दो, HF और HBr। HBr स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? 4th
और लोएस्ट हो गया थर्ड। ये 34th क्वेश्चन था। लीविंग पावर चेक करने के लिए उसके आगे H लगाते जाओ। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका अनायन गुड लीविंग एजेंट है, और सल्फोनिक एसिड ऑर्गेनिक के स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं। थर्टी 37 क्वेश्चन तुमने पूछा है। 37 ये था रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। याद रखिए हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है। वेल वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, और जब भी न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट होता है मैकेनिज्म क्या होती है, SN1। पॉइंट समझ में आया। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का मतलब वाटर इज अ सॉल्वेंट व्हिच इज अ न्यूक्लियोफाइल, और जब भी सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल हो मैकेनिज्म SN1। वैसे ही प्रोटीन है मीडियम हाइड्रोलिसिस में। अब SN1 है तो हम यहाँ क्या चेक करेंगे, कार्बोकेटाइन। तो तुम्हारे सामने जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनके पहले कार्बोकेटाइन बना लो। जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल उसकी रिएक्शन फास्टर। तो मैं डायरेक्ट पहले कार्बोकेटाइन लिख रही हूँ। थर्ड का कार्बोकेटाइन हाँ बताती हूँ सास्टा, अभी 37 देखें और लास्ट ईयर कुछ लास्ट वाले ऑप्शन से पता चला बेंड बॉन्ड ओवरलैपिंग। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन फोर्थ है, तो फोर्थ की रिएक्शन सबसे फास्टर होने वाली, और स्लोएस्ट किसकी होने वाली है, थर्ड की, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। तो फर्स्ट और लास्ट अगर पता चल जाए आंसर ही एक बनता है, ठीक है। बट बाकी दोनों में, इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये सेकेंडरी है। तो फोर्थ के बाद नंबर आएगा सेकेंड का, देन फर्स्ट, देन थर्ड। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन का वही ऑर्डर SN1 रिएक्शन। प्रोपाइलियम स्टेबल है अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, पर इससे कम होगा। बेंड बॉन्ड ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा स्टेबल। ये क्लियर हुआ। ऐसे ही 38 क्वेश्चन। हाँ पीछे कुछ डाउट। हाँ फोर्थ वाला ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये बेंड बॉन्ड ओवरलैपिंग है। 3 मेंबर रिंग से अटैच कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है क्योंकि 3 मेंबर रिंग के ऑर्बिटल बेंड हो जाते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारा यहाँ पहुंच जाता है और पॉजिटिव चार्ज को ऑलमोस्ट खत्म कर देता है। तो इसीलिए हम एक स्टेटमेंट इसमें लिख देते हैं, बेंड बॉन्ड ओवरलैपिंग से ये पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो रहा है। तो यहाँ तो 2 बेंड बॉन्ड ओवरलैपिंग, ठीक है। हाँ जी 38 क्वेश्चन। 38 में डायरेक्ट पूछा गया था SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। फिर से वही कार्बोकेटाइन, तो सबसे पहला कार्बोकेटाइन बेंजाइल है। सेकेंड वाले में बेंजाइल है बट रिंग पे मिथाइल है। स्टेबल ज्यादा हो गया ना, क्योंकि मिथाइल का कौन सा इफेक्ट है, डोनेटिंग इफेक्ट। उसके बाद थर्ड था, उसमें इथाइल है। हाँ यहाँ आएगी प्रॉब्लम। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि मिथाइल की हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है इथाइल से, और फोर्थ वाले में और भी कम हो गई हाइपर कंजुगेशन आइसोप्रोपाइल से, और हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइन में डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, सेकेंड। फिर उसके बाद आया थर्ड, देन फोर्थ, सबसे कम हुआ फर्स्ट। चाहे जो भी हो हाइपर कंजुगेशन थोड़ा है पर है, तो इसका आंसर हुआ ए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। ये 38 क्वेश्चन था। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोले। 40th 40th क्वेश्चन।
इसमें पूछा था विच हैलाइड डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन, कोई भी नहीं देगा क्योंकि सभी में विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। SN1 रिएक्शन का मतलब कार्बोकेटायन, और यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है? SN2। पॉजिटिव चार्ज कभी भी ऑक्सीजन पे नहीं जाएगा, तो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट आएगा ही नहीं क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, तो नो रेजोनेंस विल एग्जिस्ट, रादर इसका माइनस आई इफेक्ट रहेगा। सो इन ऑल द थ्री ऑप्शंस CO group is there, so there is no SN1. This is a good substrate for SN2. हाँ जी, 40th के बाद अगला टाइम पर तुम लोग भी काम करना शुरू करो, नहीं तो फिर ऐसे डिस्कशन रह जाएगा। मुझे पता है काफी लोगों ने नहीं किया है। 50th क्वेश्चन, ये था कंडीशन, क्लोरीन है, 2 नाइट्रो ग्रुप है, डाइल्यूट NaOH है, और रिएक्शन का प्रोडक्ट ONA बना है। एक्चुअली हुआ क्या है इसमें, पहले तो Cl की जगह OH आ गया, 2 नाइट्रो ग्रुप से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई ना। अब 2 नाइट्रो ग्रुप से ही एसिडिक भी है, तो जब हम बेस डाल रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है ना, और ये सोडियम सॉल्ट में चेंज हो जाएगा। तो मैं समझ में आई है हमने ONA क्यों लिखा, पहले Cl की जगह OH आया, फिनॉल बना, क्योंकि बेसिक मीडियम में फिनॉल एसिडिक है, तो उसका H निकाल के ONA बन गया। इसमें पूछा गया इस ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा मैकेनिज्म होगा, अराइल SN2, नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में हेलोजन का रिप्लेसमेंट अराइल SN2 से होता है बाई कार्ब अनायन फॉर्मेशन। तो आंसर था सी, अराइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस वाज 50th क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन बोले? 53rd क्वेश्चन, ये था बेंजीन में इथाइल क्लोराइड डाला AlCl3 की प्रेजेंस में, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, ये Cl इसने निकाल दिया और जो इथाइल था वो H की जगह आ गया। पहली रिएक्शन पॉसिबल है। दूसरी रिएक्शन, बेंजीन में बेंजाइल क्लोराइड डाला, क्या इसकी क्लोरीन AlCl3 खींच पाएगा? नो, क्योंकि हेलोजन अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन इज इनर्ट, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ था दिस इज नॉट पॉसिबल, सेकेंड वाला पॉसिबल नहीं। थर्ड वाला रिएक्शन दिया हुआ था अलाइल क्लोराइड, ये तो पॉसिबल है ना, क्योंकि इसकी क्लोरीन तो बहुत जल्दी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अलाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबल, तो यस इट इज, थर्ड वन इज पॉसिबल, तो आंसर हुआ सेकेंड, दिस वन इज नॉट पॉसिबल। आगे से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए क्लोरोबेंजीन को हम यूज नहीं कर सकते, विनाइल क्लोराइड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भी क्लोरीन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो ब्रेक नहीं होगा। हाँ, तुमने पूछा था 54th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था कि हमने इथाइल ब्रोमाइड में अमोनिया डाली और अमीन बन गया, अगर हम साइक्लिक ब्रोमो लेते और अमोनिया डालते तो A बनता, और A क्या होता? तो याद होगा मैंने बताया था साइक्लिक और टर्शरी के साथ अमोनिया बेस की तरह एक्ट करता है, विद साइक्लिक एंड विद टर्शरी हैलाइड अमोनिया एक्ट एज ए बेस। बेस है तो इसका मतलब क्या करेगा, ये इस H को निकालेगा और बीटा पोजीशन पर अटैक करेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। याद रखिएगा, विद टर्शरी हैलाइड
and cyclic halide ammonia act as a base. प्राइमरी और ओपन चेन सेकेंडरी के साथ अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। 55 में भी होगा डाउट। मैं सब्जेक्टिव असाइनमेंट भी दी थी ना, किए वो ट्राई किए, उसके आंसर भी डाल दिए हैं शायद। प्लीज जरा आज जाके उसको करना असाइनमेंट को। अगली असाइनमेंट क्या बनाऊंगी, तुम पिछला ही काम खत्म नहीं करते। अभी तो बीच में एक संडे भी आ जाता। ऑर्गेनिक ना क्वेश्चन करने से ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, बता रही हूँ मैं बार बार। चले आगे। हाँ जी, 55 एसिटाइलाइड्स आर गुड सोर्स ऑफ। याद करो, इसके लिए भी मैंने एक स्टेटमेंट बताई थी कि अगर ये टर्शरी हैलाइड होते और सेकेंडरी हैलाइड होते तो इसका अटैक बीटा पोजीशन पे होता, और यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता। कार्बन कार्बन बॉन्ड की जगह कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता और ये अल्कीन बना देता। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इन विच अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो फर्स्ट वाले में तो बनेगा नहीं, सेकेंड वाले में CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA। साइक्लिक के साथ भी ये बेस की तरह ही एक्ट करता है, तो साइक्लिक में भी ये यहाँ वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और फिर से एलिमिनेशन का प्रोडक्ट, और इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बना। कौन सा बॉन्ड बना है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। बट जो लास्ट वाला था इसमें तो हमने प्राइमरी हैलाइड लिया है, यहाँ तो SN2 अटैक हो जाएगा, मतलब ये इधर जाएगा और Br को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब इस बार कार्बन कार्बन बॉन्ड बना ना, तो आंसर यहाँ कौन सा था? C, in which carbon carbon bond will be formed. बाकी सब में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बोले। 57 56 हाँ जी, 56 में सबसे पहला स्टेप था RCl में AgCN डालें, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? याद करो, AgCN में अटैक किसके थ्रू होता है? नाइट्रोजन के थ्रू। अगर इसमें KCN डालते तो हमें साइनाइड मिलता। अब अगले स्टेप में लिखा हुआ रिडक्शन, सामने देखिए जरा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। अब तुम ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ऐड कर दो तो क्या बनेगा? यही बनेगा। इस पे अगर हाइड्रोजन ऐड करते ट्रिपल बॉन्ड पे RCH2NH2, ये प्राइमरी अमीन बना और इसमें ये सेकेंडरी अमीन बना। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से प्रोडक्ट हमें डिफरेंट मिलता है। साइनाइड से प्राइमरी अमीन, आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी अमीन, तो आंसर बी आ गया। याद है ना, ये इस AgCN के साथ कोवलेंट है, अटैक विल बी थ्रू नाइट्रोजन। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। हाँ, 57 क्वेश्चन। एक मिनट, ये हो गया। 57 में था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इजीली गिव प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट।
याद होगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो वही SN1 रिएक्शन होती है। तो ये जो ऑप्शंस हैं कि किसमें सबसे फास्टर रिएक्शन होने वाली है, तो तुम्हें क्या बताना था, किसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसकी रिएक्शन सबसे फास्टर होगी, वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ इमीडिएटली अपना हैलोजन दे देगा। देखते ही पता चल रहा है हैलोजन अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन इज इनर्ट, तो ये तो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला सिल्वर नाइट्रेट के साथ इमीडिएट रिएक्ट करेगा क्योंकि ट्रोपाइलियम आयन बन रहा है और AgI का प्रेसिपिटेट आ गया। तो which compound easily give precipitate with silver nitrate, तो आंसर क्या होगा? B। ठीक है, तो ये तुम्हारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्वेश्चंस थे 57 तक। जिन्होंने अभी भी नहीं किए प्लीज ट्राई कर लें एक बार जाकर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जो भी डाउट्स हैं सब्जेक्टिव असाइनमेंट के नेक्स्ट क्लास तक पूछ लेना, उसके बाद नहीं बताऊंगी, और डिले करोगे फिर पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं पल्ले पड़ना। चलिए आज करते हैं हम स्टार्ट एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहली चीज, जब भी किसी सबस्ट्रेट में से कोई ग्रुप निकलता है, एलिमिनेट होता है, एक सबस्ट्रेट से दो चीजें बन रही है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन आर एंट्रोपी फेवर्ड। इन रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव है, बट दे आर एंथैल्पी अपोज्ड, मतलब डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, मतलब कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। So they always require heating. अगर मान लो किसी सबस्ट्रेट में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों हो रही है और हम चाहते हैं कि रिएक्शन पूरी तरह से एलिमिनेशन पे चली जाए, तो हम नीचे स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिख देंगे। कहीं भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिखी हो ना, वो रिएक्शन डाइवर्ट हो जाती है सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन की तरफ। So heating always favor elimination reaction. दो तरह के टर्म हम एलिमिनेशन के लिए यूज करते हैं, एक अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब कि जो रिमूव होने वाले ग्रुप है एक ही कार्बन से रिमूव हुए, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में बेस डाल के हीट किया, अब क्लोरोफॉर्म का एक ही कार्बन है, उसी का H+ आयन निकलेगा, उसी का Cl नेगेटिव निकलेगा। जब यहीं से H निकला, यहीं से Cl नेगेटिव निकला, तो ये इंटरमीडिएट कार्बीन बन गया, इसको कहते हैं कार्बीन। नाम सुना है? डाइवेलेंट कार्बन विद 2 इलेक्ट्रॉन। सो ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेम पोजीशन। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई? अल्फा एलिमिनेशन। ऐसे ही हम ट्रिपल बॉन्ड पर वाटर का एडिशन करवा रहे हैं मर्करी सॉल्ट की प्रेजेंस में, 2 बार वाटर ऐड हो रहा है। जैसे ही ये जैम डायोल बना, ये अनस्टेबल है, ये इमीडिएट कौन सी एलिमिनेशन देगा? अल्फा एलिमिनेशन। एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, ये अल्फा एलिमिनेशन करके वाटर निकला और ये इथेनॉल बन गया। तो ये दोनों ही एग्जांपल अल्फा एलिमिनेशन के, लॉस ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द सेम पोजीशन। तो ये एलिमिनेशन विद इन द रिएक्शन कहीं कोई स्टेप आ जाएगा। अब जैसे कोई कार्बीन है तो इंटरमीडिएट है ना, तो कोई फाइनल प्रोडक्ट तो है नहीं, तो किसी भी रिएक्शन के बीच में ये स्टेप आ सकता है। बट जो मेन एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो बीटा एलिमिनेशन है।
वेल नोन रिएक्शन है ट्रिपल बॉन्ड पर वाटर का एडिशन मर्करी सॉल्ट की प्रेजेंस में। ऑर्गेनिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से ना कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। सब्जेक्टिव जो भी एक्सरसाइज तुम्हें मिलती है, वर्कशीट मिलती है, जरूर उसको करना। अब तो तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली सारी एक्सरसाइज कर सकते हो जो भी तुम्हें सब्जेक्टिव में मिलेगी, राइट। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, प्रोपाइन है, इसमें क्लोरीन वाटर डाला। एक चीज बताएं, क्लोरीन वाटर में ऐड क्या होता है? क्लोरीन और दूसरी चीज क्या ऐड होती है? OH। तो इसमें बेसिकली HOCl का एडिशन होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ जाएगा और नेगेटिव वाला OH इधर आएगा। अगर ये एक्सेस में होता, एक बार और HOCl ऐड हो जाता, फिर मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाते। तो अब अगला स्टेप क्या होने वाला है? एक ही कार्बन पर 2 OH, क्या करेंगे? अल्फा एलिमिनेशन, बिना कुछ डाले ही हो जाएगी, इवन हीट भी नहीं करना पड़ता। और ये यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया? CO ग्रुप। +1 में ये रिएक्शन की थी हमने कि अगर क्लोरीन वाटर एक्सेस में डाल रहे हैं, 2 बार HOCl ऐड हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड से ये डाइक्लोरोकीटोन हमें मिल जाएगा। और एक वन ऑफ द स्टेप विल बी अल्फा एलिमिनेशन। अब मेन जो रिएक्शन है एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, वो देखते हैं। देख लिया? बीटा एलिमिनेशन, loss of atoms from adjacent position, loss of atoms from adjacent position। जैसे इस तरह से कंपाउंड है और इसमें अल्कोहलिक KOH डाल के हीट किया, तो एक पोजीशन का Cl दूसरी पोजीशन का H गया, तो ये रिएक्शन कौन सी हुई? बीटा एलिमिनेशन। 2 अलग अलग कार्बन से एटम्स रिमूव हुए। इसकी डिफरेंट मैकेनिज्म में एक है E1, दूसरी है E2, तीसरी है E1CB। 3 मैकेनिज्म है जिसमें मोस्ट प्रेफर्ड ये वाली है। मोस्ट प्रेफर्ड E2 मैकेनिज्म है, मतलब सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी इसी मैकेनिज्म में चाहिए। अगर E2 ना हो पाए तब जाके E1 होती है, नहीं तो प्रेफरेंस E2 की रहती है। बट आई थिंक ये 1 2 जो लिखे हैं इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा तुम्हें। E1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, E2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, ये भी यूनिमॉलिक्यूलर है, बट CB का मतलब कार्बन आयन के थ्रू। E1 मैकेनिज्म हमेशा कार्बोकेटाइन के थ्रू होती है, जैसे SN1 होती है ना, उसी तरीके से E2 मैकेनिज्म ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है, और E1CB वाया कार्बन आयन, वाया कार्बन आयन। तो सबसे पहले E1 मैकेनिज्म बता रही हूँ।
ऑर्गेनिक हैलाइड में सबसे ज्यादा मैकेनिज्म्स है, चाहे एलिमिनेशन ले लो, सब्स्टिट्यूशन ले लो। तो सबसे पहले आते हैं हम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन E1 वाया कार्बोकेटायन। अब ये टर्शियरी हैलाइड है, तुम्हें पता है टर्शियरी हैलाइड में चांसेस कार्बोकेटायन बनने के होते हैं। दूसरा, अगर जो बेस हम यूज कर रहे हैं बहुत ही वीक बेस है, तो पहले स्टेप में वो बेस अटैक ही नहीं कर पाएगा। अगर पुअर बेस है, अगर स्ट्रॉन्गर बेस होता तो पहले ही स्टेप में वो H को निकाल देता, लेकिन पुअर बेस है तो स्लोअर स्टेप में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, यहाँ से होमोलिटिक फिशन हुआ और कार्बोकेटायन बना। SN1 में भी तो ऐसा ही होता है ना। इसका मतलब E1 and SN1 have same intermediate। E1 और SN1 का इंटरमीडिएट सेम है, तो इसीलिए यहाँ हमेशा कंपटीशन चलता है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ये कार्बोकेटायन अगले स्टेप में या तो न्यूक्लियोफाइल से कंबाइन होकर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना दे, बट अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है या है ही नहीं और ऊपर से हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एक H पॉजिटिव लूज कर देगा। ये पॉजिटिव चार्ज H के थ्रू बाहर निकल जाएगा और एलिमिनेशन का प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा। इसका मतलब E1 और SN1 सेम इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। हीटिंग अगर हम करेंगे तो मैकेनिज्म किस ट्रैक पे चली जाएगी, E1। अगर हीटिंग नहीं है, न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है, तो वो रिएक्शन किस तरफ चली जाएगी, सब्स्टिट्यूशन। बेस न्यूट्रल होना चाहिए, अगर बेस अनायनिक हुआ, पावरफुल हुआ, तो मैकेनिज्म E1 होगी ही नहीं, बेस पहले स्टेप में आ जाएगा। इसका रेट लॉ है कि हैलाइड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक मिनट, ये कुछ मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? बिल्कुल SN1 की तरह शुरू हुआ, पर इसका अगला स्टेप डिफरेंट होगा। सो हीटिंग इसकी सुटेबल कंडीशन थी, कहीं भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिखा हो ना तो हम प्रोडक्ट एलिमिनेशन का बना दें। ऊपर से टर्शरी है, टर्शरी का एल्कीन भी स्टेबल है, वो भी एक ड्राइविंग फोर्स है, बट हीटिंग करना तो जरूरी था। So E1 and SN1 always compete। वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने बेस न्यूट्रल डाला है। अगर हम बेस अनायनिक डालते, स्ट्रॉन्गर बेस डालते, फिर तो E1 कभी भी नहीं होती। मैंने बताया था ना, हमेशा प्रेफर्ड मैकेनिज्म कौन सी होती है, E2। अगर हमारा बेस बहुत पुअर है, अटैक ही नहीं कर पा रहा, तो फिर ये कार्बोकेटायन के बनने पर चला जाएगा। तो सबसे पहले एक तो इसका रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर लिखिए सबने, ये बता। दूसरी स्पेशलिटी क्या है, कार्बोकेटायन है तो रीअरेंजमेंट होगा, वो तो हमेशा ही होता है। मिथाइल शिफ्ट वगैरह हो सकती है अगर पॉसिबल है। तीसरा, स्टेबल एल्कीन, दैट इज सेट-जेफ्स एल्कीन, will be major product। और ऑर्डर tertiary halide, then secondary, then primary halide। Best SN1 substrate are also best
E1 सबस्ट्रेट, क्योंकि दोनों में इंटरमीडिएट सेम है। तो पता कैसे चलेगा कौन सी रिएक्शन होनी है? एट लो टेम्परेचर कौन सी मैकेनिज्म होगी? SN1। एट हाई टेम्परेचर E1। थोड़ा सा इवन प्रोडक्ट साथ साथ मिलता ही रहता है। पुअर बेस के साथ रिएक्शन विल बी फोर्स्ड टू डू E1। अगर अनायनिक बेस लेते तो ये मैकेनिज्म E2 पर ही जाती। ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। These elimination reactions are not stereo specific. जब भी कार्बोकेटायन बनता है स्पेसिफिसिटी खत्म हो जाती है। मतलब डेक्स्ट्रो ले लो, लिवो ले लो, कोई भी रिएक्टेंट ले लो, प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं होने वाला। प्रोडक्ट तो हमेशा यही बनने वाला है, स्टेबल एल्कीन। और सिस और ट्रांस में से भी ज्यादा कौन सा बनेगा? ट्रांस, जिसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। लेकिन E2 में देखो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है E2। इसको ध्यान से समझना। बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन E2, इसमें क्या होगा? पहले ही स्टेप में बेस अटैक करेगा। बेस का अटैक फर्स्ट स्टेप में हुआ क्योंकि बेस स्ट्रॉन्गर था। अब बेस बीटा कार्बन पर अटैक करेगा, पर ये बीटा कार्बन पर कौन से हाइड्रोजन पर अटैक करेगा? जो इस हैलोजन से दूर है। क्योंकि अगर बेस यहां से आता तो इसके लोन पेयर इस बेस को रिपेल करते, तो बेस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही अटैक हुआ। बेस ने यहां से अटैक किया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और हेलोजन बाहर निकलना शुरू हुआ। कहने का मतलब बेस will start forming a bond with H, this bond start breaking और यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया और ये Br निकलना शुरू हो गया। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट आ गई, एक ट्रांजिशन स्टेट आई और इसमें एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन will be attacked by base। एंटी पेरीप्लेनर हेलोजन के ऑपोजिट साइड में जो हाइड्रोजन है, सेम प्लेन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट होना है, तो सेम प्लेन में जो हाइड्रोजन है वहां पर अटैक हुआ और साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुआ। अब इस फास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? बेस और H का बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन के अराउंड ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये Br सेपरेट हो जाएगा। अब बेस अगर अनायनिक है तो H को लेकर उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो तुम देख रहे हो स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल आ गए ना, एक बेस और एक हैलाइड। सो रेट विल बी K हैलाइड प्लस बेस। तुम देख रहे हो SN2 का तो ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं था, SN2 में तो अल्फा अटैक हुआ था, तो इसकी तो ट्रांजिशन स्टेट SN2 से मैच ही नहीं करती। E2 की ट्रांजिशन स्टेट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2। SN2 में अटैक न्यूक्लियोफाइल का अल्फा पोजीशन पर हुआ था, लेकिन E2 मैकेनिज्म में इसका अटैक किस पर हुआ? बीटा पोजीशन। इधर देखिए, जैसे कि ये कंपाउंड है,
रेड वाला मान लीजिए हेलोजन है और कोई हाइड्रोजन निकलता है, तो अब क्या होगा, ये बीटा कार्बन इसकी पोजीशंस पर अगर ये यहाँ सामने से देखो, ये रेड और ये वाला जो मैंने पकड़ा हुआ है व्हाइट वाला, ये एक ही प्लेन में और ऑपोजिट है, तो ये हाइड्रोजन एंटी पेरीप्लेनर, ये वाला हाइड्रोजन नहीं जाएगा, ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, जो इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर है वो ये हाइड्रोजन है, और एक ही प्लेन में एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट। अब ये हाइड्रोजन निकला और ये हेलोजन निकला ट्रांजिशन स्टेट। अब जो बचा हुआ प्रोडक्ट था हमारा, जब ये दोनों निकले तो ये बचा हुआ प्रोडक्ट क्या है, सिस है या ट्रांस है? ट्रांस है, ठीक है। अगर सपोज इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ और होती, मतलब ये वाला हाइड्रोजन निकलता, अगर मान लो ये हाइड्रोजन और ये वाला ग्रुप निकलता, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या मिलता, सिस मिलता। इसका मतलब ये कंपाउंड कौन सा है, डेक्स्ट्रो लिवो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट सिस या ट्रांस मिलेगा। तो ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक हुई ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही बेस को आना है, और वो डायरेक्शन कौन सी है, द हाइड्रोजन विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू हेलोजन, दिस इज एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज एंटी पेरीप्लेनर। अगर तुम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में देखोगे तो ये वाला न्यूमैन्स प्रोजेक्शन नजर आ रही है स्टैगर्ड फॉर्म में, जो एंटी पोजीशन पर ग्रुप्स हैं वो ही रिमूव हो, ठीक है। तो ओपन चेन में क्या है, अगर मान लो हमारे पास कोई भी कन्फर्मेशन है, तो एलिमिनेशन के टाइम पर ये रोटेट होकर इस तरह से जाएगी कि जिसपे बेस अटैक करने वाला है वो इस हेलोजन के मैक्सिमम डिस्टेंस पर एंटी पेरीप्लेनर हो। लेकिन अगर ये साइक्लिक होता फिर थोड़ी ये घूम सकता था। अगर मान लो ये साइक्लिक है, ये हेलोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो ये हेलोजन या तो इस हाइड्रोजन को निकालेगा या फिर ये हेलोजन इस हाइड्रोजन को निकालेगा जो इससे दूर है एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन पर, क्योंकि यहाँ पर तो ये फिक्स हो चुका है। अगर मान लो यहाँ हाइड्रोजन होता ही नहीं, इधर भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये सेम डायरेक्शन वाले हाइड्रोजन को नहीं निकालता, ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हाइड्रोजन को निकालता। तो साइक्लिक कंपाउंड में तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होती है, ओपन चेन में तो घुमा फिरा के एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन पे आ जाती है। मैं बताऊंगी सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी, पर एंटी पेरीप्लेनर का मतलब समझ में आया कि कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा जो हेलोजन के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पर है बट एक ही प्लेन में। तो लिखिए जरा इसकी स्पेशलिटीज। पहला, E2 मैकेनिज्म में E2 is most favored because its transition state is neutral with less activation energy. E1 में एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटायन, तो उसको बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग एक साथ चल रही है E2 में, तो बेस का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना है वो उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई वो हेल्प करेगी कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो सेकंड लिख लीजिए, इन ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक carbon halogen bond, it comes from the bond formation between H plus ion and base. So stronger bases are required. Stronger anionic bases के साथ ही ये मैकेनिज्म E2 मैकेनिज्म और फास्टर हो जाएगी।
It is highly stereospecific. Anti-periplanar hydrogen atom will be attacked by base. जबकि वहां तो क्या है, कार्बोकेटायन बन गया, प्लेनर है, फिर तो जो मर्जी चाहे हाइड्रोजन निकाल दो, फिर हम वो हाइड्रोजन निकालते हैं जिससे प्रोडक्ट स्टेबल बने। स्टेबल प्रोडक्ट तो यहाँ भी वो प्रेफर करता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टीरियोस्पेसिफिसिटी। जितने भी साइक्लिक कंपाउंडर में तो होती E2 मैकेनिज्म, ऑल साइक्लिक हैलाइड have E2 मैकेनिज्म। प्राइमरी में भी E2 ही होगी, साइक्लिक में, प्राइमरी में E2 मैकेनिज्म ही होगी। टर्शरी में भी E2 मैकेनिज्म इजीली हो जाती है अगर बेस स्ट्रॉन्गर, क्योंकि क्राउडिंग तो यहाँ टर्शरी में होगी, क्योंकि इसको तो अटैक करना है बीटा कार्बन पर, बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन पर, तो क्राउडिंग फैक्टर इसमें नहीं आता। जबकि SN2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? ओवर क्राउडिंग। क्राउडिंग से SN2 अपोज हो रही थी, ये क्राउडिंग से अपोज नहीं हुई। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज ड्राइविंग फोर्स। Sedge's products are preferred. Sedge's products are preferred, generally preferred, but stereospecificity की कॉस्ट पर नहीं। Sedge's products are preferred. एक मिनट, ये पॉइंट लिख ले। Listen. Stronger base, anionic base, stable transition state, highly stereospecific, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज, एंटी पेरिप्लेनर। ठीक है, Sedgef's products are preferred Sedgef रूल यहीं से आता है। जैसे अल्कोहलिक एवेज के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन है, इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा प्रेफर्ड होगा? दिस वन, ताकि हमें 2 ब्यूटीन मिले मेजर प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ 1 ब्यूटीन विच इज माइनर प्रोडक्ट। लेकिन हमेशा हमें सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं मिलता, प्रेफर्ड है बट नॉट ऑलवेज। कैसे देखेगा? अगर हमने बल्कि बेस लिया होता, बल्कि बेस जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, और हीट किया होता, अब इन दो बीटा हाइड्रोजन में से किस हाइड्रोजन पे जाएगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम? तो इसने अटैक यहाँ किया, जब यहाँ अटैक किया तो डबल बॉन्ड भी इधर ही आया, और Br नेगेटिव निकल गया। So this Hoffman product will be major product. Sedgef's product minor. तो एक कंडीशन तो ये वाली आती है कि अगर हम बेस बल्कि लेंगे जिसको पहले स्टेप में अटैक करना है, और अगर क्राउडिंग हुई, अब टर्मिनल कार्बन पे तो क्राउडिंग कभी होती ही नहीं ना, तो ये टर्मिनल कार्बन की तरफ जाएगा जिसके अराउंड कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन ही है, तो अटैक टर्मिनल कार्बन पर हो गया और हमें प्रोडक्ट हॉफमैन वाला मेजर मिला। इवन में तो हमेशा ही सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर मिलता है, पर E2 में समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन कंडीशन यू कैन गेट हॉफमैन प्रोडक्ट एज ए मेजर वन। Sterically hindered base give Hoffman product.
इसके साथ मान लो सोडियम है तो यहाँ NaBr बन जाएगा। और बल्कि जो अनायन पार्ट है वो बल्कि है। इसी तरह से अगर ये साइक्लिक हैलाइड है तो इतनी स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। एक मिनट, यहां तक लिख लिया सबने? हाँ जी, हो गया। अब साइक्लिक का एग्जांपल देखो, ध्यान से देखना इसको। हेलोजन के बीटा पोजीशन पर अगर मान लो ये वाला H जाता तब तो इसको स्टेबल प्रोडक्ट मिलता। अगर मान लो इधर वाले H का लॉस होता, यहाँ डबल बॉन्ड आता, तो ये स्टेबल एल्कीन है। हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है पर ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जरा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, इस हैलोजन की एंटी पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है। ये तो एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन निकलता है ना, बट ऑन द अदर साइड दिस इज एंटी पेरीप्लेनर। रिंग है, घूम तो सकता नहीं कि टर्न होके नीचे वाला हाइड्रोजन ऊपर आ जाए। तो हमें प्रोडक्ट जो मिला वो हॉफमैन प्रोडक्ट मिला। ये निकला और यहाँ पर एच आ, मतलब लॉस इन दो एटम का हुआ। एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन एंड हैलोजन विल बी लॉस्ट। तो साइक्लिक में तो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। ये कोशिश करेगा, अगर मान लो ये वाला एच ऊपर होता तो ये इधर वाले को ही निकालता, प्रेफर करता सेट जेड प्रोडक्ट, बट क्योंकि वो ऑप्शन है ही नहीं तो फिर मजबूरी में उसको एंटी पेरीप्लेनर को तो ये कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता उस कंडीशन में। So in cyclic compound single bond can't rotate, so whatever anti-periplanar hydrogen is available that will be attacked. In cyclic structure, हाँ, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन फिर कहते हैं नो E2 रिएक्शन होती नहीं, एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन का होना मस्ट है। हाँ, पहला वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस हेलोजन की एंटी पोजीशन पर हाइड्रोजन है ही नहीं। ये हेलोजन और हाइड्रोजन तो सेम साइड में है, तो सेम साइड वाले हाइड्रोजन पर तो बेस अटैक ही नहीं करेगा, इसलिए हाइड्रोजन नहीं निकला। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड कांट रोटेट। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है इन रिएक्शंस। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा पहले चेक करेंगे, एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन। अगर दो तरह के एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन है फिर हम उस हाइड्रोजन को निकालेंगे जिससे हमें प्रोडक्ट स्टेबल। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड में है ना, सेम साइड, दे आर सेम, दे आर ऑन द सेम साइड। जो एंटी पोजीशन पर हाइड्रोजन है वही निकलेगा, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर E2 होगी नहीं। और याद रखो रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ भी यही है, टर्शियरी हैलाइड की सबसे फास्टर, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि टर्शियरी हैलाइड की एल्कीन स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर वो स्टेरिक फैक्टर वाला रीजन नहीं आता। जिसकी एल्कीन स्टेबल उसकी रिएक्शन फास्टर। तो इसका मतलब E1 और E2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है, टर्शियरी हैलाइड की सबसे ज्यादा, प्राइमरी हैलाइड की सबसे कम।
हाँ जी क्लियर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था ब्रिज एट पोजीशन पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आता। तो ब्रिज एट पोजीशन का हाइड्रोजन चाहे एंटी पेरिप्लेनर भी है तो भी नहीं निकलेगा। बेस के साथ हीट करने पर हमें ये प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिलेगा। ब्रिज एट कार्बन कैन नॉट हैव डबल बॉन्ड, इसको ब्रैड्स रूल भी कहते हैं। ना तो ब्रिज एट कार्बन पर कभी कार्बोकैटायन बनता है और ना ही ब्रिज एट कार्बन पर एलिमिनेशन होता है। सेकेंड वाला बन जाएगा, पहला वाला होगा ही। डबल बॉन्ड ब्रिज एट कार्बन पर कभी नहीं आ सकता। तेरा रेट ऑफ E2 रिएक्शन बताए थे इन तीनों बेस में। स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंपॉर्टेंट है ना E2 के लिए, पहले स्टेप में ही बेस आ रहा है। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? NH2। उसके बाद है OCH3। लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन आयन डिक्रीजेस, so rate of E2 depend on strength of base. तो मैं E2 की ये दो मैकेनिज्म E1 E2 मैकेनिज्म आई थिंक क्लियर होगी होंगी। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ विद रेफरेंस टू सब्स्टिट्यूशन। E1 में तो बेस चाहे जो मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इतना जरूर है कि अगर हम अनायनिक बेस लेंगे तो E1 होगी ही नहीं। अनायनिक बेस तो पहले ही स्टेप में आ जाएगा और कार्बोकैटायन को बनने नहीं देगा। सो यहाँ तक क्लियर है? देख लिया सबने? तो एक बार और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोनों के मिला के लिख लेते हैं। पहला, नॉन बेसिक गुड न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे? थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स। अच्छे बेस सिर्फ सेकंड पीरियड के अनायन ही है। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड बेसिक स्ट्रेंथ कम है, न्यूक्लियोफाइलिसिटी ज्यादा है। तो नॉन बेसिक गुड न्यूक्लियोफाइल जैसे कि SH नेगेटिव है, PR नेगेटिव है, I नेगेटिव है, इनमें कौन सी रिएक्शन होगी? फेवर सब्स्टिट्यूशन रादर देन एलिमिनेशन। Favor substitution then elimination. सब्स्टिट्यूशन कौन सी मैकेनिज्म होगी? SN1 या SN2? अगर ये टर्शियरी सबस्ट्रेट है, फेवर SN1 at low temperature. Methyl and primary substrate favor SN2 and secondary substrate mechanism depend on solvent. जैसे अगर हम DMSO ले लेते ए प्रोटिक तो मैकेनिज्म क्या हो जाती? SN2। प्रोटिक ले लेते तो SN1। ये तो थी सब्स्टिट्यूशन की बात। हाँ, नॉन बेसिक अगर हम ले रहे हैं तो तब तो एलिमिनेशन होगी नहीं। हाँ,
नॉन बेसिक गुड न्यूक्लियोफाइल, जैसे एसएच ले लें, एसएच के साथ कभी भी रिएक्शन हमारी एलिमिनेशन ट्रैक पे नहीं जाएगी, वो सब्स्टिट्यूशन ही देगा। लेकिन अगर सेकेंड पीरियड के अनायन है और वो भी 2-3 सी नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, वहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, वहां मैकेनिज्म कौन सी हो जाएगी हमारी, E2। तो नेक्स्ट लिखिए स्ट्रॉन्ग बेस जो कि न्यूक्लियोफाइल भी अच्छे हैं, लाइक OH, OR, are also good nucleophile। इनमें क्या है, they will compete substitution and elimination। याद करो विलियमसन सिंथेसिस, उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन के साथ टर्शरी में एलिमिनेशन भी मिला था। तो अगर हम OH नेगेटिव, OR नेगेटिव जैसे बेस ले रहे हैं, तब क्या होगा, विद टर्शरी एंड सेकेंडरी मैकेनिज्म कौन सी होगी, E2। E2 विल बी फास्टर। अगर बहुत ही लो टेम्परेचर कर दें तब जाके वो सब्स्टिट्यूशन पे जाएगी विद प्राइमरी एंड मिथाइल। मैकेनिज्म विल बी SN2। मिथाइल तो कभी भी एलिमिनेशन नहीं देगा ना, मिथाइल हैलाइड में तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं, SN2। और टेम्परेचर हमेशा हाई टेम्परेचर फेवर E2। और अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है जो कि नॉन बेसिक भी है, अच्छे बेस नहीं है, जैसे कि वाटर है, एसिडिक एसिड है, इनमें हमेशा कौन सी मैकेनिज्म होने वाली है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, नॉन बेसिक है, इसमें हमेशा मैकेनिज्म कौन सी होने वाली है, SN1। किसी भी रिएक्शन को एलिमिनेशन ट्रैक पे लाया जा सकता है अगर हम वहां क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। टर्शी का जो एल्कीन है वो बहुत स्टेबल है, टर्शी का एल्कीन स्टेबल है। अभी मैं इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के प्रोडक्ट में बताती हूँ, तो ये थोड़ा सा आइडिया लगा। लेकिन अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस लें, कौन से, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, they always give E2 रिएक्शन। CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, इससे हमेशा एलिमिनेशन ही होता है, इसलिए कभी भी NaNH2 के साथ हीटिंग लिख दो, प्राइमरी भी एल्कीन ही बना दो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। मॉडरेट वाले में जैसे OH, OR जो है, जितने अच्छे बेस है उतने अच्छे न्यूक्लियोफाइल है। तो सबस्ट्रेट और बाकी की कंडीशन बताएंगे कि इसने एलिमिनेशन करना है या सब्स्टिट्यूशन करना है। सेकेंड पीरियड के नीचे वाले अनायन के साथ हमेशा कौन सी रिएक्शन करने वाली है, सब्स्टिट्यूशन। हो गया। तीसरी मैकेनिज्म कौन सी बताई थी मैंने, E1CB। ये रेयर होती है, ये प्रेफर्ड मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी मैकेनिज्म लिखना बंद करें, सुने एक बार पहले, E1CB। अगर कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोरीन के साथ ही होता है, तब क्या होगा कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड चाहे SN1 हो
चाहे SN2 हो या E1 हो या E2 हो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो सबसे पहले ब्रेक होता है ना। लेकिन अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक ना हुआ और ऊपर से जो बेस हमने डाला स्ट्रॉन्गर बेस था, बेस स्ट्रॉन्गर था, ये क्या करेगा, बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को निकाल देगा। इस बेस ने इसके हाइड्रोजन को निकाला, कार्बन आयन बना। फ्लोरीन के विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक भी था। अगले स्टेप में ये बॉन्ड इधर आया और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, फ्लोराइड आयन निकला और इस कार्बन आयन से ये एल्कीन बन गया। ये स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। बेस के बाद जो कार्बन आयन बना वो स्लोएस्ट नहीं है क्योंकि कार्बन आयन में सबका ऑक्टेट पूरा है, विड्रॉइंग ग्रुप्स नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है। तो तुम ध्यान से देखो, आरडीएस ये है, आरडीएस में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। तुम्हें पता है मॉलिक्यूलरिटी में तो हम इंटरमीडिएट को भी ले लेते हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई, मॉलिक्यूलरिटी 1 है बट ऑर्डर 1 नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी में जो स्लोएस्ट स्टेप आया दैट इज इंटरमीडिएट, और रेट लॉ में तो हम इंटरमीडिएट लिखते ही नहीं। इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन इन दोनों पे डिपेंड करेगी। तो रेट क्या बना, रेट विल बी के बेस प्लस हैलाइड। तो है ये सेकेंड ऑर्डर। आईआईटी में एक बार इस पे मैच आया हुआ है, E1CP कार्बन आयन के थ्रू कॉन्जुगेट बेस के थ्रू। इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट पहले H+ आयन लूज करके कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, फिर कॉन्जुगेट बेस में से हैलाइड निकलेगा और हैलोजन का निकलना ये स्लोएस्ट स्टेप है क्योंकि हैलोजन यहाँ फ्लोरीन है, ये होती ही फ्लोरीन में है। और अगर सबस्ट्रेट पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता जैसे कि यहाँ पर नाइट्रो वगैरह ऐसे ग्रुप लगे होते तो शायद ये रिएक्शन की रेट थोड़ी बहुत और इंक्रीज हो जाती। तो ये है E1CP मैकेनिज्म, जो तभी होगी जब सबस्ट्रेट का हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक हो और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन वाला होता है, तो ये फ्लोराइड में ये मैकेनिज्म होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको फेवर करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और हीट तो करना ही पड़ेगा, फेवर E1CP। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉलिक्यूलरिटी इज 1 बट ऑर्डर इज 2। काइनेटिक का रेफरेंस लेके समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूलरिटी स्लोएस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओनली 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, बट ये मॉलिक्यूल जो है वो इंटरमीडिएट है। रेट लॉ में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं लिखते और उसको हम चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की टर्म्स में ये बेस और हैलाइड हो गया। तो एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर E1, दूसरा मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन will be attacked, most acidic beta hydrogen will be attacked। कि अगर हम 2-फ्लोरोब्यूटेन ले रहे थे और उसको बेस डाल के हीट किया, फ्लोरोएम मैकेनिज्म E1CP होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, विच बीटा हाइड्रोजन विल बी अटैक्ड। सामने देखें इधर, बताएं जरा, विच बीटा हाइड्रोजन विल बी अटैक्ड। फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक है ना, जिसकी तरफ डोनेटिंग ग्रुप्स ना हो वो ज्यादा एसिडिक है, सो दिस हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक। अगर ये हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड भी यही आएगा, और तुम देख रहे हो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया, हॉफमैन्स प्रोडक्ट। हॉफमैन्स एल्कीन will be the major one। तो सबसे यूनिक मैकेनिज्म है, एक तो प्रोडक्ट भी लेस स्टेबल वाला बन रहा है, तो ऑब्वियसली बाकी सबके कंपैरिजन में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो एलिमिनेशन की प्रेफर्ड इज E2 देन E1 देन E1CP। E1CP रेयर है, जब पहली दो ना हो तब ये होती है। अनायनिक, हाँ अनायन के थ्रू होती है। तुमने बताया ना E1 में कार्बोकेटायन, E2 में ट्रांजिशन स्टेट, और इसके अंदर क्या बना, कार्बन आयन। E1 में E2 में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले स्टेप में ब्रेक हो रहा है
अगर पहले स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक ना हो पाए और हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है वो निकल जाए तो मैकेनिज्म E1CB, E1 E2 E1 CB पर ही IIT में एक पूरा मैट्रिक्स मैच आया हुआ। और अब आते हैं हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर। क्या हुआ? हाँ, बेस स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन है ना, CF बॉन्ड सबसे छोटा बॉन्ड होता है, सबसे स्टेबल होता है, आसानी से नहीं टूटता है। सो नेक्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझने वाला है, जरा सुने ध्यान से। ये कंपाउंड पहले और दूसरे कार्बन पर जरा अरेंजमेंट चेक करके बताना मुझे, R और S के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कार्बन पर क्या अरेंजमेंट? 1 2 and 3, 1 2 3 नजर आ रहा है। S एक्चुअल में क्या होगा? R हो गया। अब जरा नीचे वाले पर देखें। इन तीनों में फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये वाला ग्रुप होगा, BR है। 1 then 2 then 3, 1 2 3 नजर क्या आ रहा है? R एक्चुअल में क्या होगा? S, तो ये RS है। चलिए, इसमें लाला अल्कोहलिक एवेज। जब कभी भी इस तरह का स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन हो तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। इसकी हम सबसे पहले बनाएंगे सॉहर्स प्रोजेक्शन। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था फिशर प्रोजेक्शन में जो ऊपर वाले दोनों ग्रुप्स हैं, इसको हम प्रोजेक्शन बनाते समय नीचे की तरफ ले जाते हैं, ऐसे करते हैं। मतलब कि जब हम इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाएंगे तो एक ट्राइंगल ऐसे, दूसरा ट्राइंगल ऐसे। जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसमें इधर मिथाइल है, H है और इथाइल है। ऊपर वाला ट्राइंगल है उसमें ये Br है, ये H है और मिथाइल नीचे की तरफ है। ऐसे ही करते हैं। और अब इसको अगर हम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन की फॉर्म में लिखें तो दिस वन इज द फर्स्ट फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन पर हमने यहाँ मिथाइल लगाया, H लगाया, इथाइल लगाया। और इसके पीछे वाला कार्बन उसमें क्या है? यहाँ ब्रोमीन है, इधर H है और इधर मिथाइल है। यहाँ तक पहुंच गए। तो जो भी हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बना। अब हम क्या करेंगे, जो ग्रुप रिमूव होने वाले हैं, पहले पोजीशन का हाइड्रोजन, दूसरे पोजीशन का ब्रोमीन, इन दोनों को हमें एंटी पोजीशन पर लेकर जाना है। हम इस पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे। इसको 180 डिग्री से रोटेट करो, क्या होगा? इसको स्टैगर्ड में चेंज करो। अगर हम ब्रोमीन को 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये ब्रोमीन इधर आ जाएगा, और मिथाइल कहाँ जाएगा? ऊपर। और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। नीचे वाले एक ही कार्बन को रोटेट करते हैं। हमें ब्रोमीन और H को ऑपोजिट लाना है, मतलब इस ब्रोमीन को इस H के ऑपोजिट लाना है। तो हम ब्रोमीन को रोटेट करेंगे, यहाँ लेकर आए। कितने डिग्री से? 60 डिग्री से रोटेट करेंगे। एक मिनट, इसको बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा तभी तुम प्रोडक्ट बता पाओ। ये है ना। अब Br थोड़ा सा ऊपर की तरफ है तो हमने क्या किया, 60 डिग्री से रोटेट करके ब्रोमीन को इधर ले आए। तो हाइड्रोजन यहाँ चला गया और मिथाइल यहाँ चला गया। ठीक है। अब जो ग्रुप रिमूव होने वाले हैं दे आर एट एंटी पोजीशन। एंटी पोजीशन के ग्रुप्स रिमूव हो रहे। अब तुम बताओ बचे हुए ग्रुप्स में मिथाइल कहां पर है? सिन है या ट्रांस है? सिस है कि ट्रांस है? ट्रांस है।
पहले कार्बन का मिथाइल और दूसरे कार्बन का मिथाइल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, ग्रुप रिमूव हुए, डबल बॉन्ड आ गया, और जो ये मिथाइल थे ये ऑपोजिट साइड, और बाकी ऑपोजिट कौन से हैं, एक का इथाइल दूसरे का हाइड्रोजन। तो तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या मिला, ट्रांस। जो भी स्ट्रक्चर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है ये पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद ही पता चलेगा। अब तुम इस कार्बन पे एक इंटरचेंज करो और इसका एस अरेंजमेंट बनाओ और फिर बताओ मुझे प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाना, एच और बी आर को मैक्सिमम डिस्टेंस पर लाना। इसको देख के हमें नहीं पता चलेगा कि हमें सिस मिलने वाला है यहाँ ट्रांस, बट ऐसे फॉलो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। मैं भी बताती हूँ, एक स्ट्रक्चर और लिखो इसकी, इसी का आर एस की जगह एस एस कर दो, मतलब पहले वाले कार्बन पर बी आर को ऑपोजिट ले लो। ये लिख लिया सबने, देख लिया ना, चलो नोट। सिर्फ यही नहीं, जितनी भी एलिमिनेशन रिएक्शन है वो इसी तरह से चल रही है, जो एंटीबैरिक प्लेट है उसमें प्रोडक्ट को याद नहीं कर सकते तुम, हर कितनी स्ट्रक्चर को याद करो, तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर हो, तुम्हें प्रोडक्ट पूछा जाए 6A के ट्रांस है, तो ऐसे ही मैकेनिज्म फॉलो करते हुए तुम एंड तक पहुंच सकते हो। हाँ, उसमें सिस बनेगा। तो स्टीरियो स्पेसिफिक हुई ना कि स्टार्टिंग वाला स्टीरियो आइसोमर चेंज कर दें तो प्रोडक्ट भी कोई दूसरा स्टीरियो आइसोमर बन। ये मैकेनिज्म लिख लीजिए, लिख लो। हाँ, अभी बताते हैं ये वाला स्टेप। जब बी आर और एच निकल गए, अब जरा देखो ये ग्रुप कहाँ पर है, एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पर, और इथाइल और एच भी मैक्सिमम डिस्टेंस पर, तो इथाइल और एच मैक्सिमम डिस्टेंस पर, तो ट्रांस हुआ। अब तुम्हारी इसमें बुकलेट में जो एक्सरसाइज है ना आगे एलिमिनेशन वाली, वो स्टार्ट कर देना। आज जाके क्वेश्चंस करोगे, तुमने जो पढ़ा है ना वो अप्लाई करना आएगा, बट बिफोर दैट वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्जेक्टिव वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करके लाना। चलिए अगला एग्जांपल ट्राई करो, बाकी लोग इसको ऑपोजिट लेके बी आर को, फिर देखो जरा लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है। CH3 BRH H इथाइल, ठीक है, इसकी सॉहर्स प्रोजेक्शन, नीचे इथाइल है, ये मिथाइल और ये H। चाहो तो यहीं पर इसको, सॉरी मैंने क्या किया है, हाँ, चाहो तो इसको यहीं पर रोटेट कर सकते हो ऐसे करके, ये मिथाइल, ये H, ये इथाइल, और जब हमने इसको ऊपर रोटेट किया तो मिथाइल ऊपर आ गया, Br इधर आ गया, H इधर आ गया, कर सकते थे ना। अब इसको न्यूमेंस में लिख लो, न्यूमेंस में मिथाइल H इथाइल, और जो पीछे वाला कार्बन था उसका मिथाइल Br और H, ये किया ना हमने, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अब तो वैसे ही Br और H ऑपोजिट है, ये निकल गए। अब तुम देखो जरा इसमें मिथाइल मिथाइल क्लोजेस्ट है, पहले और दूसरे कार्बन पर मिथाइल मिथाइल क्लोजेस्ट है, और इथाइल और हाइड्रोजन क्लोजेस्ट है। तो अब ये सिस मिलाना,
सो अगर हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव करना हो तब तो हम बेस डालते हैं, HBr HCl ये रिमूव करना हो बेस डाल के हीट करते हैं। और मैकेनिज्म एंटी पेरिप्लेनर। अगर डीहेलोजिनेशन करना हो मतलब सिर्फ हेलोजन ही निकालना हो तब हम इसमें जिंक डालते हैं, ओनली डीहेलोजिनेशन। तो नेक्स्ट लिखिए, डीहेलोजिनेशन से पहले लिखो डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मान लो 2 हेलोजन है और इसमें अल्कोहलिक एवे डाल के हीट करें तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये हेलोजन और ये हाइड्रोजन, ये हेलोजन और ये हाइड्रोजन। ऐसा हो तो हमें सबसे स्टेबल अल्कीन मिलेगा कॉन्जुगेटेड आई, मेजर वन। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता था, ये हेलोजन ये हाइड्रोजन ये हेलोजन ये हाइड्रोजन, अल्काइन। तीसरा सबसे कम क्यूमुलिन, सबसे कम ये वाला, ये Cl ये H ये Cl ये H। सो डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, अल्कोहलिक एवेच या फिर NaNH2, इससे भी पावरफुल बेस है। NaNH2 के साथ पावरफुल बेस है, हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये है डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। प्रोडक्ट डाईईन्स मिल सकते हैं या अल्काइंस मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें जिंक डाल के हीट करते तो जिंक सिर्फ किसको निकालता है, हेलोजन को, दोनों हेलोजन को निकाल देगा, ZnCl2 बना देगा और ये बन गया अल्कीन। दिस इज कॉल्ड डीहेलोजिनेशन। तो स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है या सिर्फ डीहेलोजिनेशन, और ये E2 मैकेनिज्म से होती है। दिस वन इज E2। मतलब कौन से हेलोजन निकलेंगे, एंटी पेरिप्लेनर हेलोजन विल बी लॉस्ट। मैग्नीशियम इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, गिटनार्ड एजेंट है, बट अगर विसिनल डाइहैलाइड है वहां मैग्नीशियम अल्कीन बना सकता है, बना सकता है। NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, इसका पेरेंट कंपाउंड एसिडिक ही नहीं है ना, अमोनिया, तो फिर ये बेस स्ट्रॉन्गर हुआ ना। तो जोर से बोलो। नहीं, तीनों बनते हैं पर मेजर प्रोडक्ट ये वाला जो स्टेबल वाला है। अब ये जिंक वाली रिएक्शन को ही मैं बताती हूँ, इधर देखिए, यहीं तक आगे नहीं मैं करवा रही हूँ पर इसी की एक यूज बता रही हूँ। हमने लिया ये मीजो कंपाउंड और जिंक डाल के हीट किया, बताइए सिस मिलेगा ट्रांस मिलेगा? तरीका वही जो भी मैंने बताया, वे दोनों क्लोरीन निकाल दो, क्या मिला, ट्रांस। दोनों मिथाइल ऑपोजिट है, दोनों H ऑपोजिट है, तो कभी भी ये क्वेश्चन आए ना तो मैकेनिज्म के थ्रू करोगे, कभी गलत नहीं होगा। इसको जब रोटेट करेंगे तो Cl इधर आएगा तो मिथाइल दूसरी तरफ चला जाएगा। एक सेकेंड, समझ में आ रहा है? इसकी हमने इस कार्बन पर न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बनाई, ऊपर वाले का मिथाइल नीचे ले गए, साउहर्स प्रोजेक्शन, फिर इसको रोटेट करके टर्न कर दिया, टर्न किया, मिथाइल ऊपर गया, Cl इधर आ गया, H इधर आ गया, ठीक है। और इसको फिर जब हमने न्यूमैन्स की फॉर्म में लिख लिया
तो बहुत ही इजी हो गया, दोनों Cl ऑपोजिट थे, निकाल दिए, तो मिथाइल ऑपोजिट हो गए, H ऑपोजिट हो गए, मतलब मेजर प्रोडक्ट क्या मिला, ट्रांस। अगर तुम इस Cl को इधर कर दो, दूसरे साइड में कर दो, मतलब इसका स्टीरियो आइसोमर ले लो, तो तुम्हें लास्ट प्रोडक्ट सिस मिल जाएगा। तो ये पता चली E2 मैकेनिज्म्स आर हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। प्रोडक्ट निकालने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। तुम जितनी भी बुक से प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। तो नेक्स्ट क्लास में इसी एलिमिनेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का काम जितना जल्दी खत्म करोगे उतना बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं एलिमिनेशन की जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस है ट्राई करना, नेक्स्ट में तो नहीं, सैटरडे को करवाऊंगी मैं एलिमिनेशन। भाई संडे को तुम्हारा जो टेस्ट होगा उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तक राइट फ्रॉम आइसोमेरिज्म प्रिपरेशन सारा आएगा। हाँ दोनों है, ऑनलाइन ऑफलाइन। टाइमिंग सुबह के ही होंगे, 10 या 11 बजे के बता देंगे तो। बट तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट भी उसी टाइम ओपन होगा जब यहाँ ऑफलाइन होगा, सारा दिन ओपन नहीं रहेगा वो। आइसोमेरिज्म भी, सब्स्टिट्यूशन, आइसोमेरिज्म, प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड। क्या हाँ तुम लोग भी देख लो, ये है OH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें NaNH2 डाला, 2 इक्विवेलेंट। अभी मैंने बताया NaNH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या करेगा, इस H को भी निकालेगा, इस H को भी निकालेगा। बातें नहीं सुन ले जरा। ये अनायन बना, उसके बाद इसमें डाला इथाइल आयोडाइड। अब इथाइल आयोडाइड क्या करेगा, दोनों जगह आ जाएगा, यहाँ भी OC2H5 और इधर भी ये ग्रुप आ गया। लास्ट में इसमें डाला है हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4। कुछ समझ में आया? लिंडार कैटलिस्ट कहते हैं इसको, और लिंडार कैटलिस्ट थिन एडिशन करता है ट्रिपल बॉन्ड पे। तो ये क्या करेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड पर एक एक हाइड्रोजन का एडिशन करवाएगा सेम साइड में, तो प्रोडक्ट फाइंड करना। हाँ जी समझ में आई? CH3I, अच्छा इसमें CH3I भी डाला हुआ है, ओह सॉरी, ये हो गया। अब इसमें इसने क्या किया है देखें इधर, पहले डाला है इथाइल आयोडाइड, फिर डाला है मिथाइल आयोडाइड। कहने का मतलब इथाइल पहले कहाँ अटैक करेगा, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक सेंटर कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो इस पे इथाइल आएगा, अगले स्टेप में यहाँ मिथाइल आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख, क्या 2 इक्विवेलेंट, मतलब दोनों एसिडिक हाइड्रोजन निकल गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था रिलेटिव रेट विद वाटर। एक मिनट, ऐसे बना रखा है और यहाँ H है और OTS है, OTS है, और दूसरा है मिथाइल HOTS, और तीसरे में 2 मिथाइल आ गया। और रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है। इसमें जब वाटर डालेंगे, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट ही काउंट करना, वाटर के साथ मैकेनिज्म SN1 होगी, अगर मैकेनिज्म SN1 होगी ये OTS ग्रुप निकलेगा और इसकी जगह H आएगा, तो जहां डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा वहां रिएक्शन फास्टर। ठीक है, और तीसरा दिया हुआ था
R2-octyl tosylate is solubilized in water under ideal SN1 condition. Product will be partial racemization. बताया था ना, SN1 रिएक्शन में अगर सेकेंडरी सबस्ट्रेट लेते हैं तो पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट कम। हो गया? और तो नहीं किसी ने भेजे? तुमने भेजे थे? हाँ। कौन सी? सौरभ। हाँ प्लीज, बाकी भी देख लो जरा। ये था साइक्लिक कंपाउंड है, ये मिथाइल है और ये आयोडीन है और वाटर डाला। पहले तो बताओ मैकेनिज्म क्या होगी? पीछे जरा बातें बंद करो, लास्ट में। हाँ बताओ क्या मैकेनिज्म होगी? वाटर लिया है, आयोडेट लिया है, मैकेनिज्म क्या होगी? SN1 न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लिया है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आयोडीन की जगह तो नहीं वाटर आएगा, पहले कार्बोकेटायन बना, फिर हाइड्राइड शिफ्ट हुई, कार्बोकेटायन यहाँ पहुंच गया टर्शरी पे और इस पे जब वाटर का अटैक होगा तो यहाँ आ जाएगा OH, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बनेगा? कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बनेगा? तो इंटरमीडिएट ध्यान से देखो, एक दे रखा था ये इंटरमीडिएट, ये तो बनेगा। दूसरा दे रखा था ये इंटरमीडिएट OH2 पॉजिटिव, ये भी बनेगा। कैसे बनेगा? इस पॉजिटिव चार्ज पे जब इनिशियली वाटर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पूरा वाटर जाएगा ना इस पॉजिटिव चार्ज, फिर इसमें से एक H पॉजिटिव निकलेगा और तब जाकर ये OH बनेगा। तो ये इंटरमीडिएट भी बन गया। तीसरा दे रखा था ये इंटरमीडिएट, ये भी बनेगा। चौथा दे रखा था ये वाला इंटरमीडिएट, ये तो नहीं बनने वाला। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ ये वाला, ये नहीं बनेगा ना। तो विच इज नॉट फॉर्म्ड, ऐसे आते हैं मैकेनिज्म के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, हाँ जी समझ में आई? नेक्स्ट था कि हमने ब्रोमाइड लिया, ये मैंने क्लास में भी करवाया था तुम्हें, और अल्कोहलिक अमोनिया डाला EDOH, क्या प्रोडक्ट बनेगा? इनमें से ये Br रिएक्टिव है तो ये Br तो रह जाएगा और इसकी जगह पर NH2 आ जाएगा। हेलोजन अटैच टू बेंजीन रिंग इज एन आउट और कंडीशन कोई ड्रास्टिक है ही नहीं। उसके बाद था which of the halide undergo rearrangement in SN1 रिएक्शन। अब तुम बताना जरा इसका आंसर। तुम्हारे पास एक ये हैलाइड है, तुम्हें बताना है किसमें रीअरेंजमेंट होगा। पहला है, सेकेंड वन, तीसरा ये आयोडाइड और डी दे रखा था ऑल। Which of the following alkyl halide undergo rearrangement in SN1 reaction? पहले वाले में तो डेफिनेटली होगा, सेकंड वाले में भी होगा क्या? यस, क्योंकि ये टर्शरी पे पहुंच सकता है। इसमें अलाइल है, अलाइली कार्बोकेटायन है, इसमें रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा। नहीं, इसमें भी होगा क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में आने के लिए हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। तो आंसर था ऑल। इन सभी में रीअरेंजमेंट होगा टू गेट मोर स्टेबिलिटी।
ठीक है, अगला दे रखा था, ग्राफ पूछा गया था कि कौन सा ग्राफ बनेगा इस रिएक्शन में। रिएक्शन थी ऐसे दिया हुआ था, ये मिथाइल है और ये Br है और इसमें डाला है वाटर, और प्रोडक्ट था मिथाइल OH, बस ये लास्ट है OH एंड मिथाइल। तो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट में कौन सा ग्राफ बनेगा? पहले तो बताओ इसका मैकेनिज्म क्या है। SN1, SN1 का ग्राफ है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी डायग्राम में पहली ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा एनर्जी वाली होगी, दूसरी ट्रांजिशन स्टेट कम एनर्जी वाली होगी, और एक इंटरमीडिएट बनेगा। रीअरेंजमेंट तो है नहीं, तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा ग्राफ बन रहा है। ए है। फर्स्ट और लास्ट एक जैसे ही लग रहे हैं। डेल्टा जी एनर्जी के साथ है रखा है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूट तो यही आएगा, सब्स्टिट्यूशन में तो प्रोडक्ट स्टेबल होता है। बी तो बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, सही सही कह रहे हैं। उसका रीजन पता क्या है, हमसे एक मिस्टेक क्या हुई है, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे जब वाटर का अटैक होगा तो ये OH2 पॉजिटिव भी तो बना है, ये भी तो ट्रांजिशन स्टेट है। फिर अगले स्टेप में जाएगा, यस 2 स्टेप और आएंगे। मतलब पहला इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, दूसरा इंटरमीडिएट ये वाला, फिर जाके प्रोडक्ट। देखा, एक मिस्टेक करते ही बी है इसका आंसर। तो याद रखिएगा, वाटर का अटैक होने पर पहले O के थ्रू अटैक होता है, O पे पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर उसमें से H बाहर निकलता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है।